हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं 9th लेक्चर। इसमें हम देखेंगे सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। ये एक मेथड है रेफ्रिजरेशन की जिसमें आपका पावर यूज़ नहीं होता है। पावर आई मीन जो कंप्रेसर होता है VCRS में वो यूज़ नहीं होता है। उसको जो अपना प्रोसेस है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाना या उसको इवॉपरेट करना, वो हम दूसरे मेथड से करेंगे यूजिंग हीट, जिससे अपन जनरेटर में ऐड करेंगे। सो बेसिकली ये यहाँ जहाँ पे यूज़ होता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई या तो कम हो या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करनी हो, जहाँ पे आपको सिर्फ कोई वेस्ट हीट यूज़ करनी हो, कंप्रेसर यूज़ करना अवॉइड करना हो, तो ये मेथड वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे पावर सप्लाई की ज़्यादा या तो शॉर्टेज हो या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करना हो। या फिर तीसरी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपकी किसी की वेस्ट हीट निकल रही है। फॉर एग्जांपल कोई पावर प्लांट है जहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं वो उनका टेम्परेचर हाई होता है, उसके अंदर भी कुछ हीट कंटेंट होता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हम इस तरह के इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन के पर्पज़ के लिए। जो वेस्ट हीट है उसको यूज़ करके हम रेफ्रिजरेशन क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन हीट का यूज़ करके रेफ्रिजरेट करना। So it is possible, how we will see in simple vapor absorption system। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला अपना इक्विपमेंट है इवॉपरेटर। ऑब्वियसली इवॉपरेटर जहाँ पे सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, किस तरह से आएगा? ऑब्वियसली एक्सपांशन वाल से। सो एक्सपांशन वाल से वो एक्सपांशन होगा उसका थ्रोटलिंग प्रोसेस से हो या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से हो। मोस्टली थ्रोटलिंग प्रोसेस से होता है। तो थ्रोटल होने के बाद इवॉपरेटर में पहुंच गया आपका रेफ्रिजरेंट, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर कैसा होगा? ऑब्वियसली बहुत लो होगा। तो लो टेम्परेचर है तो वो क्या करेगा, जो भी जिस चीज़ को भी रेफ्रिजरेट करना है हमें, फॉर एग्जांपल वाटर, तो उसकी हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एब्जॉर्बिंग हीट। एज यू कैन सी, हीट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर भी हीट इंटरेक्शन है, यहाँ पर भी इंटरेक्शन है, यहाँ पर भी हीट का इंटरेक्शन है। सो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कहाँ पर हीट ऐड हो रही है और कहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जब भी हीट ऐड और रिजेक्ट की बात कर रहे हैं, डू रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेफ्रिजरेंट। जो हमारा रेफ्रिजरेंट है विच इज़ जनरली एमोनिया इन केस ऑफ दिस वेपर अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो एमोनिया मोस्टली यूज होता है। तो वी विल टॉक अबाउट द रेफ्रिजरेंट, उसके अंदर हीट ऐड हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। सो हीट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेंट। हीट उसने एब्जॉर्ब की तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा नेचुरली। इवॉपरेटर में उसने कूलिंग प्रोवाइड की, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। उसके बाद वो आया एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर क्या है? वहाँ पर पानी का और एमोनिया का मिक्सचर किया जाता है। वाटर एंड एमोनिया इज बीइंग मिक्सड। वाई? बिकॉज वाटर एंड एमोनिया कैन बी सेपरेटेड एट अ लेटर स्टेज। सो बेसिकली एब्जॉर्बर काम क्या करता है, जो भी एमोनिया है उसके साथ पानी को मिक्स करेगा। दिस इज कूलिंग वाटर। ये एक अलग से पाइप में सर्कुलेटेड होगा, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। यहाँ से जो सॉल्यूशन आ रहा है ऊपर से वो कैसे आ रहा है वो आगे समझ में आएगा। बट बेसिकली एब्जॉर्बर में पानी का और अमोनिया का मिक्सचर है, और वो मिक्सचर जो है ऑब्वियसली यहाँ से वो हीट लेके आ रहा है, कौन? एमोनिया। तो उसका टेम्परेचर अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी एमोनिया को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है। दिस इज़ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हमें किस पे फोकस करना है? रेफ्रिजरेटर अपना कैसे काम करता है। सो जब एमोनिया यहाँ से इवॉपरेटर में कूलिंग प्रोवाइड करके आएगा, इट मीन्स यहाँ से जो हीट एब्जॉर्ब की है उसने, वो यहाँ पे कहाँ पे लेके आ रहा है? एब्जॉर्बर में लेके आ रहा है। तो हमें ऑब्वियसली उस हीट को रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो एब्जॉर्बर में जो मिक्सचर है, जिसको हम सोल्यूशन कहेंगे, जिसका मिक्सचर है एमोनिया का और वाटर का, उस मिक्सचर का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगेगा। और अगर टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ेगा तो उसकी कैपेसिटी एमोनिया को होल्ड करने की, एब्जॉर्ब करने की कम हो जाएगी। इन दैट केस एमोनिया और वाटर मिक्स नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्ली, दे विल स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड। एक कैपेसिटी है उतना एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसके बाद नहीं कर पाएगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सो उसको ठंडा रखना इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई वी हैव प्रोवाइडेड दिस कूलिंग वाटर। ये क्या कर रहा है? कूलिंग वाटर
पानी अंदर जा रहा है पाइप के थ्रू, ठंडा पानी, और उसको यहाँ पे सर्कुलेट होकर, ठंडा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जो अपने पास अवेलेबल होता है वो भी। सो वो गया और इसने इसका टेम्परेचर कम किया, कैसे, हीट को एब्जॉर्ब करके। तो हीट यहाँ पे क्या हुई, एमोनिया में हीट ऐड हुई या हीट रिजेक्ट हुई, यहाँ पे हीट ऐड हुई थी, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। सो हीट इज बीइंग रिजेक्टेड इन एब्जॉर्बर। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब और एडेड टू इन द इवापोरेटर, हीट इज रिजेक्टेड इन एब्जॉर्बर टू व्हाट, टू दिस कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर के अंदर हीट रिजेक्ट हुई तो एमोनिया की टेम्परेचर क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, बट ये मेन रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पर जो कूलिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ ये जो एब्जॉर्बर के अंदर सोल्यूशन है, मिक्सचर ऑफ एमोनिया एंड वाटर, उसका टेम्परेचर उस लेवल पे मेंटेन रखना जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सड रहें, सेपरेट ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, एब्जॉर्बर में आ गया। नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। वाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, बिकॉज पानी और एमोनिया मिक्स हुए हैं जिसमें एमोनिया अच्छी खासी क्वांटिटी में है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ एमोनिया एंड वाटर मीन्स जिसमें एमोनिया का प्रोपोर्शन अच्छा खासा है। नाउ दिस विल बी पम्प्ड टू जनरेटर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे पंप लगा हुआ है, देन वाई वी आर सेइंग कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज आई सेड, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम हो, जैसे कि एक छोटा सा पंप आप एक बैटरी से भी चला सकते हो, बट रेफ्रिजरेटर आप बैटरी से पूरा नहीं चला सकते। जो अपने घर पे यूज़ होता है दैट इज़ VCRS, जिसमें कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर इज़ अ हैवी इक्विपमेंट, तो वो आप एक बैटरी से नहीं चला सकते हो ज़्यादा टाइम, तो उसके लिए बहुत बड़ी बैटरी लगेगी या तो फिर, बट अ स्मॉल पंप जिसका काम क्या है, सिर्फ यहाँ से पानी को खींचना, आई मीन सोल्यूशन को खींचना और यहाँ पर उसको जनरेटर तक पहुँचाना। सो दिस कैन बी रन विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल बैटरी। जो आप सोलर सेल अगर वहाँ पे अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास सोलर सेल, तो आप एक सोलर सेल का सेल लगा लो, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ से भी आप आपका पंप रन कर सकते हो उस इलेक्ट्रिसिटी से भी। बट अगर कम क्वांटिटी में सोलर एनर्जी है तो उसके बेसिस पे आप पूरा रेफ्रिजरेटर नहीं चला सकते। सो दैट इज़ वाई एम सेइंग, जैसे गांव का एरिया है, कोई माउंटेन एरिया है जहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रही है इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी से, या फिर बहुत रेयरली होती है, इस ऐसे केसेस में ये इक्विपमेंट यूज़ होता है। सो पंप का काम क्या है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करना, सक्शन करके उसको जनरेटर तक पहुँचाना। जनरेटर को आप इलेक्ट्रिसिटी वाले जनरेटर से रिलेट मत करना, इस इक्विपमेंट का नाम है जनरेटर, इसका काम क्या है वो अलग है। इसमें क्या है, स्टीम और हीटिंग कॉइल। ये जो यहाँ पे कॉइल है, दिस इज स्टीम और हीटिंग कॉइल। दिस कॉइल वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस वाज कूलिंग वाटर कॉइल। इसका काम क्या था, एब्जॉर्बर में उसको कूल करना। बट नाउ यहाँ पर जो है इस पाइप के अंदर से या तो स्टीम जाएगी या फिर हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल कैसा होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ओवन होता है अपना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और वो हीट जनरेट करता है। इस टाइप का भी कुछ हीटिंग आप रख सकते हो। एज आई सेड, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसको ठंडा कर रहे थे ताकि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स्ड रहें। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे हीट मिलेगी तो उसके अंदर जो एमोनिया है वो क्या होगा, जल्दी इवॉपरेट होगा, क्योंकि एमोनिया इज़ अ रेफ्रिजरेंट। उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए इवॉपरेशन करने के लिए एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इस हीटिंग से यहाँ पर टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाएगा, कंपैरेटिवली कम रहेगा, 50, 60, 70 में भी। सो उस टेम्परेचर पे आपका जनरेटर में से क्या इवॉपरेट होगा, पानी इवॉपरेट हो पाएगा क्या, नहीं, ये पानी 100 पे इवॉपरेट होगा। सो आपका पानी इवॉपरेट नहीं होगा बट एमोनिया इवॉपरेट हो जाएगा। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज आई सेड, एमोनिया सेपरेट होने लगता है किससे, वाटर से। सो यहाँ से एमोनिया सेपरेट हो गया और फिर यहाँ पर पहुँच गया कंडेंसर में। वो कौन से फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली वेपर फॉर्म में होगा। वो जो वेपर फॉर्म में यहाँ पे पहुँचा एमोनिया, वो किसमें जा रहा है, कंडेंसर में। सो इवेंचुअली हमने क्या किया, एमोनिया को ठंडा किया, उसमें हीट ऐड की एवापोरेटर में, फिर उसको एब्जॉर्बर में लाए, पानी के साथ मिक्स किया और फिर यहाँ पे लाके उसका टेम्परेचर बढ़ाया और वापस सेपरेट किया। सो नाउ वी आर सेंडिंग इट टू कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होगा, बेसिकली हीट रिजेक्ट होगी, किसमें रिजेक्ट होगी, अब एटमॉस्फेयर में या फिर कूलिंग वाटर में। देयर कैन बी 2 ऑप्शन। अगर सिर्फ एयर कूलिंग दिया हुआ है नेचुरली तो दैट विल बी रिजेक्टेड टू एटमॉस्फेयर, और अगर कूलिंग वाटर दिया हुआ है
then it will be rejected to the cooling water. Both options can be provided depending on your रिक्वायरमेंट कि आपका कितना ज़्यादा लोड है. अगर ज़्यादा लोड वाला है कैपेसिटी तो आपको कूलिंग वाटर देना है. अगर छोटा सा कूलिंग है आपका तो आपकी क्वांटिटी अगर रिक्वायरमेंट कम है तो आप एयर कूलिंग भी दे सकते हो. कंडेंसर इज़ नथिंग बट सिंपल, जैसा अपना पहले वाला कंडेंसर था. यहाँ पे क्या करेगा, ये हीट रिजेक्ट करेगा, सॉरी हीट एब्जॉर्ब करेगा किसमें से, यहाँ पर जो आपने सेंड किया है एमोनिया का वेपर, उसमें से हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली. दैट इज़ वाई हीट इज़ बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट और एमोनिया. सो यहाँ पर हीट रिजेक्ट हुई, यहाँ पे भी हीट रिजेक्ट हुई, और यहाँ पर हीट ऐड हुई, यहाँ पे जनरेटर में भी हीट ऐड हुई. सो ये 4 इक्विपमेंट्स है, कंडेंसर, इवापोरेटर, एब्जॉर्बर एंड जनरेटर. जनरेटर और इवापोरेटर में हीट ऐड हो रही है, एब्जॉर्बर और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रही है फ्रॉम द एमोनिया. सो कंडेंसर में पहुंच गए, उसका टेम्परेचर कम कर दिया. वापस हम यही करते हैं सारे रेफ्रिजरेटिंग साइकिल्स में, टेम्परेचर को बढ़ाओ, एटमॉस्फेयर में हीट को रिजेक्ट करो जैसे यहाँ पे किया है हमने कंडेंसर में. उसके बाद उसको वापस ठंडा करो और हीट ऐड करके वापस होती हुई साइकिल चलाते हो. वी हैव जस्ट अवॉइडेड अ कंप्रेसर इन दिस साइड. बाकी बेसिक कंसेप्ट वही है, ठंडा करो, हीट ले लो, वापस गर्म करके हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दो, फिर वापस एक्सपेंशन करके उसको ठंडा कर दो. सो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन नया है. कंडेंसर, इवापोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व, ये तीनों डिवाइस उसमें भी थे, ये तीनों डिवाइस और इसमें भी है. सिर्फ कंप्रेसर की जगह पे ये वाला पूरा सिस्टम आ गया एब्जॉर्बर और जनरेटर का. सो अब देखो जो मैं कह रहा था कि वेस्ट हीट यूज़ होती है कैसे. अगर पावर प्लांट है जिसमें से एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं जिनका टेम्परेचर हाई है, तो उनको हम एंटर करेंगे यहाँ पे जनरेटर में. जनरेटर में उसको ऐड करेंगे तो वो हीट कर देगा आपके सोल्यूशन को. सो वो हीट वेस्ट नहीं हुई और यहाँ पर यूज़ हो गई. दिस इज़ एन एग्जांपल कि वेस्ट हीट कैसे यूज़ हो रही है यहाँ पे. तो हीटिंग जो अपन को मिल रही थी किससे, बॉयलर के एग्जॉस्ट गैसेस से, उससे हमने जनरेटर में एंटर किया और हमारा काम कर लिया. एंड देन वी आर गेटिंग कूलिंग इन दिस इवापोरेटर. सो दिस इज इंजीनियरिंग. हीट का यूज़ करके आप कूलिंग जनरेट कर रहे हो. सो नाउ ये वाला पोर्शन रह गया अपना जनरेटर्स के. जनरेटर में से जब ये इवापोरेट हो गया अमोनिया, तो जैसे जैसे इवापोरेट हो रहा है अमोनिया, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे पहले क्या था मिक्सचर जो हमने दिया था, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया, जो यहाँ पे जनरेटर में हमने एंटर किया. उसके बाद अमोनिया निकलने लग गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बचेगा क्या बचेगा, वीक सोल्यूशन, बिकॉज उसमें अब अमोनिया क्या हो गया, कम हो गया. ज़्यादा अमोनिया कहाँ निकल गया, अपना कंडेंसर की तरफ. थोड़ा बहुत उसमें फिर भी रहेगा. दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट अ वीक सोल्यूशन. अब कॉन्स्टेंटली यहाँ से भेज रहे हैं तो वापस निकालना तो पड़ेगा. सो दिस वीक सोल्यूशन इज बीइंग सेंट बैक टू दिस एब्जॉर्बर. अब यहाँ से पंप होके गया है और हाइट मतलब यहाँ से वापस जब आ रहा है तो उसका प्रेशर हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. तो इट्स जस्ट एन एक्सपेंशन वाला ऑफ अ डिफरेंट टाइप, नॉट थ्रोटलिंग डिवाइस, जो उसका प्रेशर वापस थोड़ा सा कम कर देगा और कहाँ पे भेज देगा, एब्जॉर्बर में. सो दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स. ये है रिसीवर. रिसीवर इज़ नथिंग बट अ स्टोरेज ऑफ रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट को स्टोर करता है, और वापस वहाँ से आ जाएगा एक्सपेंशन वाल्व जहाँ से थ्रोटलिंग होगी, टेम्परेचर कम होगा और वापस इवापोरेटर में आ जाएगा. एक बार ब्रीफली वापस लेते हैं. एक्सपेंशन करके उसको ठंडा किया, इवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब की, हीट ऐड हुई, वो होके गर्म गया अपना एब्जॉर्बर में. एब्जॉर्बर में हायर टेम्परेचर पे जा रहा है, पानी के साथ मिक्स हो रहा है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है. अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो अमोनिया सेपरेट होने लग जाएगा. दैट इज़ वाई वी आर कूलिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ कूलिंग वाटर. हीट इज़ बीइंग रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर, फिर उसको सिर्फ पंप से यूज़ करके जनरेटर में पहुंचा दिया. दिस इज स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन विच वी आर सेंडिंग टू द जनरेटर. उसको वापस वेस्ट हीट से या इलेक्ट्रिसिटी से किसी का भी यूज़ करके आपने हीट किया उसको, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो पानी इवापोरेट नहीं होगा आपका, बट एमोनिया इवापोरेट हो जाएगा. एमोनिया इवापोरेट होकर कंडेंसर में चला जाएगा. वापस कंडेंसर में क्या होगा, कूलिंग वाटर या एयर जो भी है उसके थ्रू उसको कूलिंग मिलेगा, उसका टेम्परेचर कम होगा और वो लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा. कंडेंसर का काम ही यही है, उसको वापस लिक्विड स्टेट में ले आए, और लिक्विड अमोनिया गया रिसीवर में. रिसीवर इज नथिंग बट स्टोरेज टैंक ऑफ रेफ्रिजरेंट, और वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका आ गया एक्सपेंशन वाल्व में, जो एक्सपैंड करके उसको और ज़्यादा ठंडा कर दिया और इवापोरेटर में वापस भेज दिया. सो दिस इज़ हाउ द साइकिल वर्क्स. बाकी का जो वीक सोल्यूशन बचेगा इवापोरेट होने के बाद का, वो वापस आ जाएगा आपका एब्जॉर्बर में, और वही वापस सर्कुलेट होगा.
तो ये भी साइकिल यहाँ पे चलती रहेगी और पूरी साइकिल भी यहाँ पे ऐसे चलती रहेगी. So this is how a simple vapor absorption system works. As you can see at the bottom of figure, this is a simple vapor absorption system which is completely theoretical. But obviously जो हम theoretical बात करते हैं practically completely वैसे execute कुछ भी नहीं होता है. रियल लाइफ में कुछ तो चेंजेस आते ही हैं. सो अकॉर्डिंगली हमने उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको सॉल्व करने की. सो नाउ वी विल सी एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दिस सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और ये प्रैक्टिकल साइकिल जो एक्चुअली हम यूज़ करते हैं. प्रॉब्लम क्या आ रही थी, यहाँ पर जब इवापोरेटर हम यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा घर पे भी अगर आप पानी बॉईल करना शुरू करते हो तो कम्प्लीटली बॉईल हो पानी, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. बट उससे थोड़ा सा पहले भी आप अगर नोटिस करो तो कहीं कहीं से थोड़ी बहुत स्टीम आपको उठती हुई दिखेगी कंप्लीट बॉइलिंग स्टार्ट होने से पहले. सो जब यहाँ पे हम इवापोरेशन कर रहे हैं हीट का यूज़ करके तो देयर इज़ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर जो अमोनिया के साथ इवापोरेट होता है. कम्प्लीटली आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ प्योर अमोनिया ही इवापोरेट हो रहा है, बट दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन. तो उसको अगर हम कंडेंसर में भेजेंगे और यहाँ पर एक्सपांशन में जाएगा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर हम क्या चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अमोनिया जाना चाहिए, उसके साथ में बिल्कुल भी पानी इवापोरेट होकर नहीं जाना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इवापोरेट होना ही है. तो उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, दिस इज़ योर प्रैक्टिकल साइकिल एज यू कैन सी. प्रैक्टिकल और एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम. सीधा हम आ जाते हैं जो चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर, बाकी पूरी साइकिल वो की वही है. तो हम सिर्फ चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं. ये है आपका वो डायग्राम और ये डायग्राम कम्प्लीटली सिमिलर ही है, सिर्फ वो बेटर है इसलिए हमने पहले वो देखा है. यहाँ पर एब्जॉर्बर है एज यू कैन सी, ये आपका जनरेटर है. क्लियर, दिस इज कंडेंसर एंड दिस इज एक्सपेंशन वाल्व एंड दिस इज इवापोरेटर. क्लियर. सो वो का वही डायग्राम है, सिर्फ अलग तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है. अब चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, सबसे पहला चेंज हम देख लेते जो भी हमने डिस्कस किया. अब ये है जनरेटर. जनरेटर में जब हीटिंग हुई तो एज आई सेड थोड़ा बहुत पानी भी उसके साथ इवापोरेट हुआ. अब हम कर क्या सकते हैं, वो इवापोरेशन तो रोक नहीं सकते हैं, वो तो होना ही है साथ में थोड़ा बहुत. हम कर ये सकते हैं कि उसको वापस भेजने से पहले, कंडेंसर में भेजने से पहले उसको वापस कंडेंस करके हम यहाँ पे लेंगे. सो वी आर प्रोवाइडिंग अनदर स्मॉल हीट एक्सचेंजर ओनली, जिसका हमने नाम दिया है रेक्टिफायर. वाई वी आर कॉलिंग इट रेक्टिफायर. रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना किसी चीज़ को. तो उसको हम जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट रेक्टिफायर. बट दैट इज़ नथिंग बट अ हीट एक्सचेंजर जो कि कूलिंग वाटर अंदर भेज रहा है और जो भी थोड़ा बहुत पानी अमोनिया के साथ इवापोरेट हुआ है उसको वापस से कंडेंस करके कहाँ ला रहा है, ये हीट एक्सचेंजर में ऐड हुआ, कूलिंग वाटर ऐड हुआ, तो वो जो कंडेंस होगा पानी वो वापस कहाँ आ जाएगा, ड्रिप, या कॉलिंग इट ड्रिप. वापस पानी कंडेंस होके पहुँच जाएगा यहाँ पे अपने जनरेटर में. सो दिस इज़ हाउ वी आर रेक्टिफाइंग इट. अगर पानी इवापोरेट हो गया तो वहाँ पर कूलिंग वाटर प्रोवाइड करके उसको वापस कंडेंस करके अपन ले आए यहाँ पर. अब आप बोलेंगे कि अमोनिया क्यों वापस कंडेंस नहीं हो रहा है. अमोनिया को कंडेंस होने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए एज कम्पेयर टू वाटर. और अगर थोड़ा बहुत अमोनिया अगेन रेक्टिफाई हो करके कंडेंस होकर यहाँ पे आ भी जाता है, स्टिल वी हैव नो इश्यूज़. क्यों, यहाँ पर वापस हीट होके वो अमोनिया जाने ही वाला है. क्लियर. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. थोड़ा बहुत रिवर्क होगा, थोड़ा बहुत अमोनिया कंडेंस होके वापस आएगा डेफिनेटली, बट एटलीस्ट आगे सिस्टम में वाटर नहीं जाएगा, क्योंकि वो चला जाएगा तो सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. तो इट्स ओके अगर थोड़ा बहुत अमोनिया वापस यहाँ पे आ जाता है जनरेटर में, तो वो वापस हीट होके वापस रेक्टिफायर में जाएगा, थोड़ा बहुत रिसाइकिल होता रहेगा. बट मेन पर्पज़ अपना है कि पानी नहीं जाए आगे की तरफ, वो हम यहाँ पे रेक्टिफाई करें. दैट इज़ व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ रेक्टिफायर. सो दिस इज़ द मेन चेंज वी कॉल, वी कैन से. बाकी सिर्फ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए चेंजेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स. एक है सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर और दूसरा है ये यहाँ पर जनरेटर में जाने से पहले. अब ध्यान से देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ से हम पंप कर रहे हैं, एज वी आर पंपिंग दिस, तो ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जा रहा है. यहाँ पे आगे जाके इसको क्या होना है, हीट. और ये जो वीक सोल्यूशन निकल रहा है, जो वीक सोल्यूशन निकल रहा है उसको आगे जाके क्या होना है,
कूल, यू आर गेटिंग इट। यहाँ से जो वीक सोल्यूशन निकल रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एब्जॉर्बर में जाने के बाद उसको कूल होना है बिकॉज एब्जॉर्बर में हीट रिजेक्ट होने वाली। यहाँ पर जो हम स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन भेज रहे हैं वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, उसको आगे जाके क्या होना है, जनरेटर में हीट होना है, तो हम दोनों को एक हीट एक्सचेंजर में से पास कर देंगे ताकि क्या होगा, यहाँ से जो हीट हो चुका वीक सोल्यूशन जा रहा है एब्जॉर्बर में, वो ऑलरेडी अपनी हीट किसको दे देगा, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को। डायरेक्शन देखना, यहाँ से हीट गई यहाँ में, क्लियर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हीट एक्सचेंज। द हीट इन वीक सोल्यूशन इज बीइंग गिवन टू द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को आगे जाके हीट ही होना है, तो यहाँ पे इसको जाके आगे कूल ही होना है। तो ये अच्छा है कि यहीं पे कूल हो गया इससे, और इसकी हीट किसको मिल गई, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को। दिस इज जस्ट स्मार्ट वर्क वी कैन से, कि जिसको कूल करना है उसको बीच में ही कूल कर दो, जिसको हीट करना है उसको बीच में ही हीट कर दो। इससे बेनिफिट क्या होगा, आगे जाने के बाद जब हीट होना है इसको, तो ऑलरेडी थोड़ा सा हीट होके जा रहा है, तो यहाँ पर कम हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्लियर। एंड सिमिलरली यहाँ पर उसको ऑलरेडी थोड़ा सा कूलिंग मिल गया है क्योंकि इसने अपनी हीट किसको दे दी, इसको, तो ये थोड़ा ठंडा हो गया, तो ये आगे जाने के बाद कम कूलिंग रिक्वायरमेंट रहेगी। सो इसको भी कम काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हीटर को भी कम काम करना पड़ेगा, क्लियर। सो ये हम सब इम्प्रूव कर रहे हैं सिस्टम को और अच्छे से काम करे इसलिए। सिमिलरली ये वाला हीट एक्सचेंजर, दिस इज सक्शन लाइन हीट एक्सचेंजर, सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। ये वाला जो है इसको क्या होना है आगे जाके, यहाँ पर कंडेंसर में से निकलने के बाद कहाँ जा रहा है, एक्सपेंशन वाल्व में, तो नेचुरली एक्सपेंशन वाल्व में उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो जब इसको कूल होना है आगे जाके, तो ऑलरेडी जो इवापोरेटर से निकल रहा है, इवापोरेटर में से ये वाला निकला है, तो वो क्या करके आया है, इवापोरेटर से हीट लेके आया है। कहाँ से, जो भी कूल हमें चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो उसमें से हीट लेके आया है अभी, तो वो पानी में से हीट लेके आया है, तो वो हीट इसको सॉरी मैंने बस उल्टा बोल दिया, यहाँ पर जो कूलिंग है वो उल्टी डायरेक्शन में हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको ठंडा होना है, तो ये जो कूलिंग निकल रही है वो इवापोरेटर से निकल रही है, बट एट द सेम टाइम वो कहाँ पर जाके आई है, पहले एक्सपेंशन वाल्व में जाके आई है। सो एक्सपेंशन वाल्व में जब उसका एक्सपेंशन हुआ है, तो वो एक्सपेंशन होने के बाद एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे पहुंच गया, जो हम फ्रीज़र में एक्सपीरियंस करते हैं टेम्परेचर, दैट इज़ वेरी लो। अगर वो पानी में से हीट ले भी लाए तो भी उसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद इतना ज़्यादा नहीं होगा। सो इट इज़ स्टिल कूलर एज कम्पेयर टू दिस स्टेट, क्लियर। तो वो क्या करेगा, यहाँ से कूल ठंडा होके आया एक्सपेंशन वाल्व में से, इवापोरेटर में से निकला है, फिर भी वो ठंडा है, तो वो क्या करेगा, इसको और ठंडा करेगा। किसको, सक्शन लाइन में से जो आ रहा है, यहाँ से सक्शन लाइन से जो आ रहा है रेफ्रिजरेंट, उसको और ठंडा करेगा। एक बार फिर से पहले से समझ लेते हैं बिकॉज कन्फ्यूजन हो गया था। सो एज वी सेड कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो क्या जा रहा है, एक्सपेंशन वाल्व में जा रहा है। एक्सपेंशन वाल्व में एक्सपेंड होने के बाद उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उसके बाद इवापोरेटर में हीट ऐड हो रही है, बट स्टिल उसका टेम्परेचर यहाँ से जो आया है उससे तो कम ही है, बिकॉज फ्रीज़र का टेम्परेचर आपको पता है कितना लो होता है। पानी में से उसने हीट ले ली, उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है, बट स्टिल इसका टेम्परेचर इससे कम है। सो व्हेन वी आर यूजिंग दिस हीट एक्सचेंजर, अब हीट की डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम दिस पाइप टू दिस पाइप, क्लियर। हीट यहाँ से होके यहाँ पे जा रही है, सॉरी कूलिंग मिल रहा है इसको। सो दिस पाइप इज कूलिंग दिस पाइप, सो हीट कहाँ, हीट यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होगी। सो दिस हीट इज बीइंग रिजेक्टेड टू दिस, और यहाँ से इसको कूलिंग मिल गया। क्यों? क्योंकि आगे जाके इसको एक्सपेंशन वाल्व में ठंडा ही होना था, तो ये पहले से थोड़ा ठंडा होके आया है, सो दैट यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व में और अच्छे से वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर ले। सो दीज टू एक्सचेंजर्स आर जस्ट फॉर इम्प्रूविंग द सिस्टम, और ये जो रेक्टिफायर है इसका मेन पर्पज़ है कि आगे यहाँ पर किसी भी तरह से वाटर नहीं जाए। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल और एक्चुअल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसके क्या बोलते हैं, TS डायग्राम और उन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके बुक्स में भी नहीं दिया हुआ है। यू आर बेसिकली कंसर्न अबाउट कि ये कंप्रेसर को कैसे अवॉइड करता है। बाकी थ्रोटलिंग हो रहा है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज़ सिमिलर टू दी अर्लियर साइकिल्स, बट यहाँ पे TS डायग्राम और उन सब पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।